अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 25 के पार्ट 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 25 है और ये है आपका पेज नंबर 190 के बाद। 190 पे लेक्चर नंबर 25 है। इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी सारी कि किस तरह जो है ये पार्शियल इंटीग्रेशन और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर बेसिक कैलकुलस पार्शियल इंटीग्रेशन ये सब चीज़ें आपको आती हैं, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें फिर बहुत आसान है आपके लिए, कोई इशू नहीं है आप में। ये हमने लेक्चर पार्ट 1 है और लेक्चर पार्ट 2 में ये सारी एग्जांपल्स और ये सब चीज़ें कर ली हैं। अब हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चीज़ बहुत सिंपल है। इतनी सिंपल क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है हर चीज़ का, आपको बस ये टेबल अपने दिमाग में याद करना है। बहुत ही आसान टेबल है ये आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप पूरा पेपर आप ऐसे करोगे, ऐसा लगेगा जैसे खेल है। अच्छा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आप बेसिकली ये समझो कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह अभी हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल था। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में दो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं और फिर वो दोनों आपस में किस तरह बिहेव कर रहे हैं ना, उसको ये लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है: द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर रैंडम वेरिएबल्स विच आर ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली when an experiment is performed is called their joint distribution। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखो: इट इज कस्टमरी टू कॉल द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल एज यूनिवेरिएट। कॉल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल एज यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट सिंगल वाला। तो यहाँ पे बाईवेरिएट है। तो अब तक जो हम करते आ रहे थे ना, वो सब यूनिवेरिएट था। उसमें हम एक ही वेरिएबल था, एक्स वेरिएबल था, उसी की जो है ना आपको डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ये सब चीजें फिगर आउट करनी होती थी। अब आपके पास बाईवेरिएट आ गए हैं ना, ये रहा बाईवेरिएट। तो अब आपको दो करनी है। बाय का मतलब है दो, यूनि का मतलब है एक। तो ये हिसाब हो गया आपका। अब आप यहाँ पे इसका लॉजिक समझ लो यार। वो लॉजिक इसका बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पे सारी इसकी डेफिनेशन दी हुई हैं, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ लो। आप जो है मेन चीज़ आप ये याद रखो, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये चीज़ आप याद रखो। एफ, हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स सब आई कॉमा वाई सब आई इज इक्वल टू, और फिर ये आपको बोल रहा है कि यार इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एक्स इक्वल्स एक्स सब आई एंड वाई इक्वल्स वाई सब आई। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये डेफिनेशन इसकी याद रख लो, ये फॉर्मूला है इसका। जब भी आपको ये ढूंढने को बोला जाएगा, आप जो है इस तरह निकालोगे उससे। अच्छा, अब क्या हिसाब बन जाता है इसका? बहुत सिंपल चीज़ है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। यहाँ पे सारे एक्स दिए हुए हैं: एक्स सब वन, एक्स सब टू, एक्स सब थ्री, एक्स सब फोर, एक्स सब फाइव से एक्स सब आई, एक्स सब एम, पूरा नीचे आगे तक जा रहा है। जितने भी नंबर हैं एक्स की पॉसिबल वैल्यू सारी इधर आ गई, वाई की सारी पॉसिबल वैल्यूज ऊपर आ गई। वाई सब वन, वाई सब टू, वाई सब थ्री, वाई सब फोर, करते करते ये वाई सब वाई जे तक जाएगा। ये डॉट लगे हुए थे ना, इसका मतलब है ये कंटिन्यू रखो। वाई सब वन, वाई सब टू, वाई सब थ्री, वाई सब फोर, इस तरह कंटिन्यू रखो। और ये ऊपर वाई सब जे, वाई सब एन तक चला जाएगा ये पूरा। अच्छा, अब किस तरह जो है ना इसको सॉल्व करना है? अगर आपको पता लगाना है एफ ऑफ एक्स सब वन, वाई सब वन, अगर इन दोनों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाना है, अगर ये एक्स सब वन और वाई सब वन का पीडीएफ पता लगाना है आपको, तो आप क्या करोगे? ये एफ लिख के बस इन दोनों को पास ऑफ कर दोगे उनको। एफ लिखोगे आप, स्मॉल एफ, और ये एक्स सब वन और एक्स वाई सब वन डाल दोगे आप इसमें। और क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? वैल्यू तो यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन दी हुई है ना कि यार ये एंड वाला फॉर्मूला आपको लगा के करना है, प्रोबेबिलिटी वाला। तो इस तरह हो गया ये आपका काम। तो आप फिगर आउट कर लोगे। ये तो हमने करना सीख लिया आराम से। फॉर्मूला यहाँ ऊपर दे दिया है इसका, ग्रीन ग्रीन। सेम चीज हो गया। अगर आपको एक्स सब वन चाहिए लेकिन वाई सब टू चाहिए, यानी कि एक्स सब वन कोई इंस्टेंस है और वाई सब टू कोई इंस्टेंस है, अब इन दोनों केसेस को साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये चीजें साथ साथ होंगी ना। तो ये आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। आपने एक्स सब वन लगा लिया और वाई सब टू लगा लिया, इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
अगर आपको एक्सेप्ट टू चाहिए लेकिन वाई सब वन चाहिए तो आप ये वाला लिखेंगे, एक्सेप्ट टू और वाई सब वन डालेंगे अंदर। एक्सेप्ट टू चाहिए और वाई सब टू चाहिए तो आप ये वाला लिखेंगे। तो आप बेसिकली यहाँ पे टेबल की तरह यूज कर लो, आराम से नॉर्मल टेबल की तरह। अगर आपको सिंगल प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिंगुलर चीज़ों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो बस आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, जी एक्स सब वन, जी एक्स सब टू, 3 4 5 नीचे तक, आई तक, एम तक चला जाएगा। उसी तरह पी के साथ भी ये एच, भाई ये एच लग रहा है, यहाँ पे जी लग रहा है, ये दोनों यही पीडीएफ फंक्शन इसके ना, है ये दोनों इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। तो ये इसके पीडीएफ फंक्शन सही है। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि यार इन सब की मिला के प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इन सब की मिला के प्रोबेबिलिटी 100% है। इन सब की मिला के प्रोबेबिलिटी 100% है। तो इस वजह से यहाँ पे वन लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप इसकी प्रॉपर्टीज याद रख लो। ये आपके लिए बहुत सिंपल, आप बस ये टेबल याद कर लो आराम से, जो है ना आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लोगे, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना मतलब सिंपल है बिल्कुल, आप फिर आराम से बना सकते हो, एक बार समझ लो हो क्या रहा है ना इसमें। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। याद रखो, ये पीडीएफ फंक्शन जो है एक्स वाई वाई सब जे का ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स वाई वाई सब जे। ये आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि ये पीडीएफ फंक्शंस होते हैं ना इनके, ये बाइवेरिएट्स के लिए ये हमेशा जीरो से बड़े होते हैं, कभी भी जीरो से छोटे नहीं होते। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। आप इसको इस तरह सोचो अपने माइंड में कि यार जैसे आपने 3 कॉइन्स उछाले, तो अगर एक्स हेड्स है और वाई टेल्स है तो क्या होगा। अगर एक भी हेड्स आया तो तीनों टेल्स आ जाएंगे, अगर एक भी नहीं टेल्स आया तो तीनों हेड्स आ जाएंगे। तो दोनों सूरतों में ये मैचअप जो है ना ये जरूर हो जाएगा। तो इस मैचअप की वजह से जो है ना आपको याद रखनी है ये चीजें। इस मैचअप की वजह से यहाँ ऊपर जो है ये हमेशा जीरो से ग्रेटर रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज जो आप याद रखो ये है कि यार ये पीडीएफ है ना, इसको अगर आप सुमेशन करोगे जे के साथ और आई के साथ ना, तो ये भी वन के बराबर हो जाएगा, ये यही वाला वन है। तो यहाँ पे बना हुआ आ रहा है ना, यही वाला वन है ये। तो ये दो चीज आप याद रखो, फॉर्मूला आपके पास आए, आप आराम से याद कर लो इससे। अच्छा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, ये चीज जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का क्या मतलब होता है, द पॉइंट to be understood here is that from the joint probability function for x and y, we can obtain the individual probability functions of x and y. Such individual probability functions are called marginal probability functions. Let तो ये बोले बेसिकली बोल रहा है आपको कि यार अगर आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना इन दोनों का, तो आप उनसे इंडिविजुअल यानी इनमें से एक का एक्स, सिर्फ एक्स के साथ या वाई के साथ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो भी पता लगा सकते हो आप। उसे बोलते हैं मार्जिनल फंक्शन या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पे इसने आपको एग्जांपल दी हुई है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई, ये इसका पीडीएफ हो गया, बी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट random variables x and y, then the marginal probability function is defined as। तो यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है वो पीडीएफ दिया हुआ है। तो पीडीएफ जो चीज यहाँ पे दी हुई है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये इसका। ये आप ये सोचो कि जो पीडीएफ फंक्शन दिया हुआ है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसका, अब इससे आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि यार जी ऑफ एक्स पता लगाओ, एक का वो पता लगाओ प्रोबेबिलिटी। तो और लेकिन आपको ये पता है ऑलरेडी, ये बोल रहे हैं ना, ये आपको ये पता है ऑलरेडी। यहाँ पे इसने बोला कि आपको ये पता है, इनका बाईवेरिएट पता है, आप उनको यूनिवेरिएट पता लगाना है खाली एक्स के लिए या वाई के लिए या जिसके लिए भी ना। तो यहाँ पे एक्स के लिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यार ये करो आप, यहाँ पे सिग्मा का साइन लगाओ, वाई के साथ क्या है नीचे जे है ना, तो वो जे की वैल्यू यहाँ नीचे जाएगी।
और ये ऊपर तक जाएगा जो मैक्सिमम वैल्यू वाई की है उस तक। और आप बस इसको सॉल्व करो फॉर्मूला से। इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको पीछे पीछे पुराने वाले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स सब वन वाई वन प्लस एफ ऑफ एक्स, अच्छा एफ ऑफ एक्स सब आई वाई सब वन प्लस एफ ऑफ एक्स सब आई वाई सब टू। तो एक्स की नीचे बेस वैल्यू सेम रहेगी। एफ ऑफ एक्स सब आई वाई सब थ्री, एफ ऑफ एक्स सब आई वाई सब फोर, इस तरह चलता जाएगा जब तक कि एफ ऑफ एक्स सब आई वाई सब एन तक नहीं चले आता। फिर क्या होगा, ये बोला एज एक्स सब आई मस्ट ऑकर आइदर विद वाई सब वन और वाई सब टू और वाई सब थ्री वाई सब फोर से लेके वाई सब एन तक। तो ये बोल रहा है कि भाई पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स सब आई, ये इसने फंक्शन निकाल के दे दिया इसका कि यार ये पीडीएफ है ना इसके लिए। जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है एक्स के लिए वो इक्वल है पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स सब आई के। क्योंकि ये बेसिकली बोल रहा है कि यार जब इतने सारी चीज़ों में आपने ट्राई कर लिया है तो एक ना एक चांस तो है कि यार जो एक्स सब आई है वो आ ही जाएगा वन वे और अनदर। तो इस वजह से इसने बोला कि यार इसकी रीजनिंग है कि ये यहाँ पे आ गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वो ये है कि ये आपको यहाँ पे याद रखनी है चीज़ पूरी। ये जो ये पूरा वाला पार्ट है ना, ये पूरा वाला पार्ट आपको याद रखना है, येलो वाला। ग्रीन कर देते हैं से ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट आपको याद रखना, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है जो आपको समझ में समझा रहा है कि किस तरह ये जी से लेके पी तक पहुंचा है और ये वाला फॉर्मूला क्यों किस तरह अप्लाई कर लिया इसने। सेम चीज़ यहाँ पे उल्टी कर रहा है, उस ऊपर इसने एक्स के लिए की थी, यहाँ पे वाई के लिए कर रहा है। यहाँ पे इसने वाई लगा दिया, फिर इसने क्या किया एक्स के नीचे सब आई था ना, तो यहाँ पे इसने सिग्मा के बेस में आई ले लिया। और ये फिर इसने वही फॉर्मूला जो ऊपर किया था वही अप्लाई करके यहाँ पे पहुंच गया कि वाई प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल्स वाई सब जे। वही वाली कहानी जो ऊपर की थी इसने वही यहाँ कर ली इसने। ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें कुछ आपको समझने का नहीं है। समझने का ये है कि यार ये कैसा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये फॉर्मूला लगा के पहुंचा जो पिछले वाले लेक्चर्स में आपने सीखा है। इस किसका फॉर्मूला, ये सिग्मा एफ ऑफ एक्स बाय वेरिएट का फॉर्मूला। यहाँ पे ऊपर ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाया है। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपने सीखा है पुराने वाले लेक्चर्स में, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे कुछ समझने के लिए बड़ी बात नहीं है। अब बस आप फॉर्मूला याद कर लो या फॉर्मूला समझो आप इसको। ये दे दिया कि भाई एक्स होने का क्या चांस है जब बायो इवेंट हो रहा है। तो ये बस फॉर्मूला अप्लाई किया इसने और कुछ भी नहीं किया। पहले इसने ये पी के साथ लिख लिया इसे। पहले इसने ये पी के साथ लिख लिया इसे, फिर अगले स्टेप में इसने ये पूरा लिख लिया। किस तरह करके भाई, जब ये वाला निशान लगा हुआ था ना बीच में, ये जो पाइप वाला है, सीधा पाइप लगा हुआ है, ये लगा हुआ होता है, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं अगले स्टेप में। ये पिछले वाले लेक्चर्स में आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पे जब ये ऐसा पाइप लगा हुआ तो आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे एंड आ जाएगा दोनों के बीच में। और ये जो बाद वाली चीज़ है ना, ये अलग से इसका प्रोबेबिलिटी चली जाती है। और फिर आप उसे सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला जो है ये बाय वेरिएट है। किस तरह आपने ऊपर ये देखा तो था फंक्शन, यहाँ पे आपको ये फंक्शन दिखाया हुआ है ना कि भाई इसका बाय वेरिएट है, बाय वेरिएट इसके बराबर है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहाँ पे बाय वेरिएट लगा दिया इसकी जगह। ये बड़ा लिख रहा था, लिखने में ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे बाय वेरिएट लगा दिया। और नीचे वाली ये चीज़ जो है ये ऊपर आपने देखी तो थी कि भाई ये जी ऑफ एक्स के बराबर एक्स वाई के बराबर है। नीचे से ये लगा दिया वेयर जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। इस वजह से लिखा है वेयर जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये चीज़ आगे याद रखो, जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता।
अच्छा, ये यहाँ पे जो नीचे वाला किया हुआ है ये अभी हमने पढ़ लिया। ये यहाँ नीचे जो ये चीज़ की हुई है ये बेसिकली वही चीज़ है, बस उल्टी है। इसमें हम वाई को पहले ले गए, एक्स को नीचे ले गए, फर्क कुछ नहीं आया। बस आंसर जो है वो उल्टा हो गया। उसमें एक्स की जगह वाई आ गया, वाई की जगह एक्स आ गया। और ये एच है ना, एच वाई के साथ था तो जी है, उसके साथ लगा दिया। इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा ये एच और वाई एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, इनके मार्जिनल फंक्शन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आ गई इंडिपेंडेंस। अच्छा, किसी के बच्चे को भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी इशू हो रहा है तो कमेंट करे, मैसेज करे, समझा देंगे उससे। अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको आसानी से समझाया जाएगा फिर कि आपको कहाँ है आपकी वीकनेस एग्जैक्टली। क्योंकि ये आप जो चीज़ समझो ना आप, वो ये है कि यार ये सब चीज़ें ना बहुत सिंपल हैं, और इनमें ना आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है इन चीज़ों में। आराम से आप बगैर कैलकुलेटर कर सकते हो, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको सारे। तो बेसिकली ये चीज़ है कि आप नोट्स देखो और फॉर्मूले याद करो। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो होता है ऐसा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछोगे समझा देंगे वो चीज़। इंडिपेंडेंस, ये दोनों वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस, या इसने एक और कर लिया। आप जो है ना बेसिकली ऐसा भी कर सकते हो कि ये हेडिंग्स वगैरह ना इनको पढ़ना ही बंद कर दो, इनसे और कंफ्यूजन होती है आपको। ये जो समझाई हुई है चीज़ें, इनको ही पढ़ना बंद कर दो, इनसे कंफ्यूजन होती है। बस आप ये याद रखो यार, ये डेफिनेशन है सारी। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनको आपको याद करना है क्यों होती हैं ये होती हैं। बस आपके लेवल पे ये समझ में आने की जरूरत होती है कि ये क्यों होती हैं। आप कोई मास्टर्स पीएचडी वगैरह उनके लिए थीसिस में जाके प्रूव नहीं करना है ना आपको कि यार ये चीज़ क्यों है। आपको मार्क्स मिलना है इस चीज़ के कि आपको ये डेफिनेशंस याद हों, ताकि आप इनको अप्लाई कर सको। तो इस वजह से आप आराम कर लोगे। अगर आप क्यों होती हैं ये समझने के लिए बैठोगा, कोई बात नहीं, अच्छा है आप प्राइवेट टाइम में आराम से बैठ के समझो, आपको आपके एग्जाम पे कोई असर नहीं होता है इन बड़े बड़े सोल्यूशंस को याद करने का, या इनके प्रूफ्स याद करने का कोई आपके एग्जाम पे कोई असर नहीं होता। आपको बस ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन याद होगी तो एक मार्क्स अच्छे आएंगे। प्रूफ याद होगा बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपको याद होना भी चाहिए अगर आप स्टूडेंट हो इस चीज़ के। लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं है, उससे कोई एग्जाम पे असर नहीं पड़ेगा उसका। तो आप बेसिकली बोलोगे यार ये बाई वेरिएट है, पी डी एफ एक्स वाई का। अब आप में इसका आंसर क्या है, ये है किस तरह है, ये ऊपर आपने देखा था ना यार, ये वो लिखा हुआ था यहाँ पे। तो इस डेफिनेशन ये आपको फिर दिखा देता हूँ मैं। ये जो यहाँ पे ये आपको ये लिखा हुआ है ना, बाईवेरिएट इक्वल्स प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स वाई एंड वाई इक्वल्स वाई सब जे, ये बेसिकली चीज। तो यहाँ से इसको आपने सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास। कि ये बेसिकली बोल रहा है कि यार इसको इन दोनों को सेपरेट करके आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सारे आई एन जी इसके लिए। क्यों कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि यार ये यहाँ पे वो हमने देखा है ना कि एक में से दूसरा निकल आता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है इनका, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ऑल आई एन जी, तो बिल्कुल अलग करके भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मार्जिनल होके बिल्कुल, और फिर यहाँ इसको आप ऐसे लिख लो, ये डॉट यहाँ लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई है इसका मतलब। यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड बी नोटेड दैट joint probability function of x and y when they are independent can be obtained by multiplying together their marginal probability functions। अगर ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है आपके पास। ये बोल रहा है बेसिकली यहाँ पे। अच्छा, अब इसने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी हैं। अच्छा, हम इनकी एग्जांपल्स करते हैं जल्दी जल्दी। आप एक दफ़ा अपने पास से ध्यान जरूर दो इन एग्जांपल्स पे। क्या एग्जांपल, एन अर्न कंटेन्स 3 black 2 red and 3 green balls and 2 balls are selected at random from it. If X is the number of black balls and Y is the number of red balls selected, then find। अभी आपको ये सारी चीजें फाइंड करने को बोल रहा है। अब हम पहले समझते हैं प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उसे फाइंड करेंगे। प्रॉब्लम है कि भाई एक मटका है, मटके के अंदर 3 काले रंग की बॉल्स हैं, 2 लाल रंग की बॉल्स हैं, 3 ग्रीन रंग की बॉल्स हैं, और आपने उसमें से रैंडमली आंखें बंद करके 2 बॉलें उठा ली। अब ये बोल रहा है कि X इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स और Y इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स सेलेक्टेड, देन फाइंड। तो अच्छा भाई, सबसे पहले आप ये बात साफ कर लो कि भाई 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल कितनी बॉल्स हो गई?
तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बॉल्स हो गए टोटल। आपने आठ में से दो बॉल्स उठाई हैं। ये बोला कि यार मुझे बताओ कि भाई एक्स और वाई, अगर एक्स है ब्लैक बॉल्स और वाई है जो आपने बॉलें उठाई हैं, उनमें से एक्स है वैल्यू ब्लैक बॉल्स की और वाई है वैल्यू रेड बॉल्स की। तो आपको ये सब चीज़ें फाइंड करनी है। अब याद रखो भाई, अगर आपने दो बॉलें उठाई हैं तो ऐसा हो सकता है आपने रेड बॉल एक भी नहीं उठाई हो, तो फिर वाई की वैल्यू जीरो होगी उसमें। वाई इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो अगर आपने दो बॉलें उठाई हैं आठ में से, हो सकता है आपने दो हरी बॉल उठा ली हो, ये दो ब्लैक बॉल उठा ली हो, या फिर दोनों जो है ना, दो बॉल उठाई है ना आपने, दो हरी उठा ली हो, दो ब्लैक उठा ली हो, या फिर एक हरी एक ब्लैक उठा ली हो, तो रेड एक भी नहीं उठाई हो, तो वाई वाई जो है इसमें रेड जीरो भी हो सकता है। ये एक्स जो है ये भी जीरो हो सकता है क्योंकि ये ब्लैक बॉल्स हैं। अब अगर आपने दो लाल उठा ली या दो ग्रीन उठा ली तो ये जो है वो है ना, तो ये जो है वो हुआ ना, एक्स जीरो हो जाएगा। तो आप याद रखो, अब इनकी वैल्यूज को जरा आप सोच, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो ना यार, अपना दिमाग जरूर लगाओ। बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना दिमाग जो है ना खपा रहे होते हैं ये सोच के कि यार ये समझ नहीं आना मैं, क्योंकि उन्होंने सवाल देख के सोचा ही नहीं होता यार। आप जो है फिगर आउट करो कि यार इन चीजों का रेंज डोमेन वगैरह है क्या। जैसे आप सोचो यार कि यार ये एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने दो बॉलें उठाई हैं और ये है एक्स इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स सेलेक्टेड, वाई इज द नंबर ऑफ रेड बॉल सेलेक्टेड। तो अगर आपने दो ही बॉलें उठाई हैं तो सबसे छोटी वैल्यू जो एक्स की हो सकती है, जो कितनी ब्लैक बॉल उठाई हैं वो जीरो हो सकती है। सबसे बड़ी वैल्यू टू हो सकती है क्योंकि दो ही बॉलें उठाई हैं, तो दो ही ब्लैक बॉल उठा सकते हो ना आप ज्यादा से ज्यादा। अगर वाई की वैल्यू क्या है, अगर आपने यार दो ब्लैक बॉल दो बॉलें उठाई हैं तो दोनों रेड बॉल्स हो सकती हैं और दोनों मतलब जीरो भी हो सकती है वाई की वैल्यू, अगर आपने रेड बॉल एक भी नहीं उठाई तो एक्स की वैल्यू जीरो वन या टू हो सकती है। आधी बॉल नहीं उठा सकते आप। तो जीरो होगी, वन होगी या टू होगी। हाफ नहीं होगी, वन एंड हाफ नहीं होगी, जीरो होगी, वन होगी या टू होगी। या फिर आपने जीरो ब्लैक बॉल उठाई है, या फिर आपने एक ब्लैक बॉल उठाई है, या फिर आपने दो ब्लैक बॉल उठाई है। उसी तरह वाई की वैल्यू जीरो वन या टू होगी, या फिर आपने जीरो रेड बॉल उठाई है, या फिर एक रेड बॉल उठाई है, या फिर दो रेड बॉल्स उठाई है। सही है, किसी भी सूरत में जीरो से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन जीरो हो सकती है। अच्छा, अब क्या चांसेस ने आपने दोनों उठा ली। अगर आपने दो बॉल उठाई और दोनों ब्लैक हैं तो एक्स की वैल्यू टू, लेकिन वाई की वैल्यू हो गई जीरो फिर डायरेक्ट, क्योंकि आपने एक ही मटके में जो उठाई है ना, तो दोनों कनेक्टेड वैल्यूज हैं। अगर आपको पता है कि एक्स की वैल्यू टू है तो आपको पता है फिर कि वाई की वैल्यू जीरो है, क्योंकि दो बॉल ने उठाई हमने, दोनों ब्लैक थी। तो रेड बॉल ने तो आपने उठाई नहीं सकती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता है आपने रेड बॉल ने उठाई हो तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई। अगर आपने वाई की वैल्यू, अगर आपने दो बॉल उठाई और वो रेड थी दोनों, तो फिर आपको पता है वाई की वैल्यू टू है, लेकिन आपको ये भी पता है फिर एक्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि रिलेटेड है दोनों आपस में, एक ही मटके में से निकाली है। तो अगर एक मटके में से आपने दो बॉल निकाली दोनों रेड हैं, तो फिर एक्स की वैल्यू जो कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है वो जीरो हुई कि आपने एक भी ब्लैक बॉल नहीं उठाई है। तो ये जो है ना आपको पता है कि अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आपको दूसरे की भी वैल्यू पता है, कॉमन सेंस है ये। अगर आपने दो ग्रीन बॉल्स उठाई हैं तो फिर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो है, याद रखो आप। अगर एक्स की वैल्यू वन है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है, तो वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वाई की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है आपने एक भी ब्लैक बॉल नहीं उठाई, लेकिन इससे आपको ये तो नहीं पता ना कि आपने कितनी रेड बॉल उठाई है, हो सकता है आपने ग्रीन उठा ली हो। अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार। जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो ब्लैक बॉल उठा ली ना आपने। तो फिर टू कैसे हो सकती है, या फिर आप जीरो रेड बॉल उठाइए या फिर एक वन रेड बॉल उठाइए, है ना। अच्छा, अगर आई एक्स एल टू है तो फिर आपको पता है वाई की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता फिर कि आपने एक रेड बॉल भी उठाई अगर आपने दोनों ही ब्लैक बॉल उठा लिए हैं तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, आप इनमें दिमाग लड़ाओ थोड़ा फिर हम ये सॉल्व करते हैं। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यार ये आपका पीडीएफ आ गया, ये आपको ढूंढना है ऊपर से, आपकी कोई आप फॉर्मूला निकालोगे इसका और ढूंढ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये आपका प्रोबेबिलिटी इस तरह आपको निकालना होगा, ये भी हम देखेंगे कैसे निकलता है। मार्जिनल पीडी जी और एच ही आपने निकालना सीख लिया, बी फॉर्मूला देखा है इसका। ये देखो अब बी फॉर्मूला देख के आए हैं हम इसका, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में ये फॉर्मूले दिए हुए हैं यार इसके। कंडीशनल पीडीएफ निकालना है आप इसका, अभी हमने ऊपर कंडीशनल करके आए हैं, और यहाँ पे तो इतना बड़ी बात है भी नहीं, कोई कंडीशनल कंडीशन के अंदर वन लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अभी ये आ गया भाई कि क्या प्रोबेबिलिटी है इन चीज़ों की यार। और ये आ गया आपका आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट।
एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट नहीं है यार, अभी हमने इसके बारे में बात की। एक्स एंड वाई कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं, एक ही मटके में से निकाले हमने। कॉमन सेंस वाली बात है ये। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं हो। यहाँ पे अगर आपने दो ब्लैक बॉल उठाई हैं तो एक भी रेड बॉल नहीं उठा सकते आप। तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता फिर वो चीज़। अगर आपने दो रेड बॉल उठाई हैं तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं उठा सकते आप। कितनी रेड बॉल या ब्लैक बॉल उठाई हैं आपने, इससे दूसरे कलर में फर्क पड़ता है। कितनी ब्लैक बॉल उठाई है इससे कितनी रेड बॉल उठा सकते हैं उस पर फर्क पड़ता है। कितनी रेड बॉल उठाई है उससे कितने ब्लैक बॉल उठाए हैं उस पर फर्क पड़ता है। तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें दोनों ताल्लुक है आपस में उन दोनों का। तो ये सब जो है ना बड़ा आसान है। अब आप इसको देखो सॉल्व करके, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालने को बोल देंगे लोग आपको। द सैंपल स्पेस एस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंटेन्स सैंपल पॉइंट्स। ये सैंपल स्पेस बोला भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी इसकी। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 और 2। एक्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 0 1 और 2, या फिर जीरो ब्लॉक ब्लैक बॉल उठाओगे, फिर वन उठाओगे, फिर टू उठाओगे। और वाई के लिए भी यही थी, 0 1 और 2। द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई कैन टेक ऑन आर, या 0 0 दोनों में से एक भी वैल्यूज नहीं उठाई आपने। 0 1, यार आपने ब्लैक बॉल लिक्विड उठाई, एक रेड उठा ली, या फिर एक ब्लैक उठा ली एक भी रेड नहीं उठाई, या फिर एक ब्लैक एक रेड उठा ली, या फिर दोनों में से एक कलर डबल उठा लिया आपने। तो ये इसने सैंपल स्पेस बता दी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपको कमाल की कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये है इसका, क्या है ये इसका, ये है इसका सैंपल स्पेस। पॉसिबल वैल्यूज क्या है एक्स की, ये रही, वाई की ये रही। क्या ढूंढना क्या है इसका, ये ढूंढना है एफ ऑफ एक्स, ये ऊपर था ना। अभी हमें इसका क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसने सिंपल फॉर्मूला निकाल लगा लिया कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस का। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टू बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8 बॉल्स। भाई टोटल 8 बॉल्स है, निकाली अपने 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टू बॉल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8 बॉल्स इज, क्या किया इसने, ये मल्टीप्लाई है, इसने एक्स लगाया हुआ है यहाँ पे। ये जो साइन है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया है इसने। 8 टाइम्स 7 अपॉन 2 इक्वल्स 2.8। ये किस तरह निकाला है आपने, आपने से ये निकाला है इसने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है उस तरह निकाला है इसने ये। वो इसमें बड़ी बात नहीं है, आप जाओ ऑनलाइन चेक करो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, या फिर उसकी अलग वीडियो है उसमें जाके चेक करो आप। तो आपको पता चलेगा परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला है ना, वो जो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ये जो लिखे होते हैं उसमें, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ। आप बहुत आसान है लगाना। आपने ये तो लिख लिया आराम से, करली बड़े वाले करली ब्रैकेट, 8 ऊपर गया 2 नीचे आ गया है ना। 8 बॉल्स में से 2 निकालनी है। 28 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में निकाल सकता हो आप इसे। तो ये हो गया आपका काम आराम से। अब जब आपको ये आ गया तो फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करके आंसर 28 आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसमें फैक्टोरियल होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, वो वाला जाके गूगल करो फौरन आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, नंबर 2 दिया हुआ भी है इसमें। आपको ये मिल गया इसके लिए। अब इसने आपको भाई क्या, पीडीएफ में अगर आप 0 0 डाल लो तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपने इन दोनों जगहों पे भी 0 आ गई है। यहाँ पे आपको बता रहा है वेयर द इवेंट ऑफ एक्स इक्वल 0 एंड वाई इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स नाइदर ब्लैक नॉर रेड बॉल इज सेलेक्टेड। तो ये बोल रहा है कि यार अगर आपने इन दोनों को नहीं लिया, ये ना आपने ना ब्लैक बॉल उठाई है ना रेड बॉल उठाई है, तो आप उसे ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट खोल के एक्स इक्वल 0 एंड वाई इक्वल 0, इस तरह लिख दोगे। जिसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब है कि यार आपने जो बॉल उठाई है वो ग्रीन बॉल्स हैं। जब आपने एक भी ब्लैक बॉल नहीं उठाई और एक भी रेड बॉल नहीं उठाई और दोनों बॉलें जो आपने उठाई हैं वो ग्रीन बॉल्स हैं। ग्रीन बॉल्स ही होंगी ना फिर वो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने क्या किया है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, ये परम्यूटेशंस वाली जबान में। ये परम्यूटेशंस वाली जबान है, वो फॉर्मूले को शॉर्ट में ऐसे बड़े ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये इस पॉइंट पे आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला आराम से, और ये नोटेशन आपको आराम से आनी चाहिए। ये पार्शियल इंटीग्रेशन वाली नोटेशन नहीं है, अब उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस वाली नोटेशन है।
तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यार तीन बॉलें थी ब्लैक, उसमें से आपने जीरो उठाई। दो बॉलें थी रेड, उसमें से आपने जीरो उठाई। तीन बॉलें थी ग्रीन, उसमें से आपने दो उठा ली। इक्वल्स थ्री सैंपल पॉइंट्स। ये लिख दिया इसने आप इस तरह। और फिर ये आपने इसको इसने आपको बस अलग अलग सोल्यूशन सॉल्व करके दिखाने के भाई, अगर दोनों जीरो हो तो क्या चांस है, अगर दोनों वन हो तो क्या चांस है। और ये आपको टेबल दिया हुआ है कि इन चीज़ों का कि भाई अगर दोनों जीरो उठाए हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपने दोनों जीरो उठाए होंगे। 28 टोटल पॉसिबिलिटीज में से क्या चांस है कि आपने जीरो रेड उठाए हैं और जीरो ग्रीन उठाए हैं। 3 आउट ऑफ 28 चांस। क्या चांस है कि आपने एक रेड उठाया है और एक ग्रीन उठाया है। सॉरी, एक रेड उठाया है और एक रेड उठाया है और एक ब्लैक उठाया है। 6 अपॉन 28 चांस है। क्या चांस है कि आपने दोनों रेड उठा लिया और दोनों ब्लैक उठा लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो जीरो चांस है ना उसका, इम्पॉसिबल है ऐसा होना तो। अगर दो बॉल उठाई हैं तो दो रेड और दो ब्लैक कैसे उठा सकते हो आप, चार उठाई हैं क्या आपने, तो इम्पॉसिबल है। क्या चांस है कि आपने दो रेड उठाई हैं और एक ब्लैक उठाई है, जीरो चांस है। क्योंकि दो रेड उठाई हैं तो एक ब्लैक कैसे उठाई है, चीटिंग की है आपने। उसी तरह अगर आप, क्या चांस है कि आपने अगर दो ब्लैक उठाई हैं तो एक रेड उठाई है, इम्पॉसिबल है। चीटिंग करे बगैर हो नहीं सकता है। तो फिर जी ये पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटीज यहाँ लिखी हुई हैं। इम्पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, जब कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो वो जीरो है उसकी प्रोबेबिलिटी। जब भी तो इम्पॉसिबल बोल रहे हैं उसे। जो चीज़ें पॉसिबल हैं उनके लिए यहाँ पे परसेंटेज की जगह फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, आप परसेंटेज में डेसिमल में जिसमें चाहे कन्वर्ट कर लो, उसे सही होगा ही। और फिर यहाँ पे इसकी ये प्रोबेबिलिटीज और मार्जिनल फंक्शंस बताए हुए हैं, ये आ गए। और क्या चांस है कि इन सब में से एक तो ट्रू होगा ही होगा। 100% चांस है। ये इस तरह पढ़ते हैं और इस तरह लिखते हैं इसे। ये पूरा हो गया, एक दफा हम इसकी तरफ नजर डाल लें ताकि कोई चीज बीच में से गायब नहीं हो गई हो। दोनों में से अगर आप वन वन कुछ भी डालो, कोई भी नंबर डाल लो आप यहाँ पे, एक्स की वैल्यू ये लिख लो, वाई की वैल्यू ये लिख लो, और आप उसको सॉल्व कर लो। जब आप ये सब इस तरह यहाँ पे लिखोगे, जो कि फैक्टोरियल्स में लिखोगे तो ज़रा बड़ा लिखा हुआ होगा, यहाँ पे इसने माइक्रो नोटेशन इस्तेमाल किया फैक्टोरियल्स की ना। ये जो स्क्वायर, सॉरी, बड़े वाले कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये यूज़ किया है इसने यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह लिखोगे भाई, तीन ब्लैक बॉल्स थी, दो रेड बॉल्स थी, तीन ग्रीन बॉल्स थी। क्या चांस है कि भाई एक, ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक रेड उठाई है और एक ग्रीन। यहाँ पे क्या बोला, बोला एक रेड उठाई है एक ग्रीन उठाई है। सॉरी, एक ब्लैक उठाई है और एक रेड उठाई है, ये बोल रहा है। तो तीन ब्लैक में से एक उठा ली, और दो रेड में से एक उठा ली। ये लिख दिया बस आपने। 3 2 3 किससे आया, तीन ब्लैक हैं, दो रेड हैं, तीन ग्रीन है, इससे आया। यहाँ पे 1 1 0 किससे आया, कि भैया ये बोल रहा है ना यहाँ पे फंक्शन में f(1,1) तो ये बोल रहा है कि एक ब्लैक उठाई है तो यहाँ से वन आ गया, एक रेड उठाई है तो यहाँ से वन आ गया, और जीरो, क्योंकि आपने एक भी ग्रीन नहीं उठाई तो जीरो ग्रीन उठाई, यहाँ आ गया। फिर आप इसको क्या करोगे, इसमें आप इनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली फॉर्मूला लगाओगे, और डिनोमिनेटर में आपने 28 आउट टोटल पॉसिबिलिटीज हैं तो 28 टोटल पॉसिबिलिटीज लिख दी यहाँ पे, और फिर सॉल्व कर लिया आपने। वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना होता है, आपने एक दफ़ा फॉर्मूला लगा लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, फिर आप सॉल्व कर लो इसको, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिंपल होती है, बिल्कुल आंसर आ जाएगा 6/28। और ये बस बिल्कुल इस तरह है, कुछ न को कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, फिर अगली दफ़ा से हम लेक्चर 26 शुरू करेंगे।